घर पर बोल दिया करो, या 3-4 मोबाइल में अलार्म सेट करके सोया करो आप लोग। 5 बजे से, एक 5 बजे लगा दो, एक 5 बज कर के 10 मिनट पे लगा दो, एक 5 बज कर के 15 मिनट पर, एक 5 बज कर के 20 मिनट पर। तो इसमें से किसी न किसी में तो उठ ही जाओगे, है ना। तो चलिए भाषा के विषय में पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने क्या कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनके ही समष्टि रूप को भाषा कहते हैं। डॉक्टर मंगल देव जी ने भी इसी प्रकार से एक परिभाषा दी है कि भाषा मानवों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से संबंधित शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है। श्याम सुंदर जी ने क्या कहा है कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जो व्यक्त ध्वनि संकेत होते हैं उन्हीं के व्यवहार को हम लोग भाषा कहते हैं। ठीक है। और कुल मिलाकर के भाषाएं कितनी प्राप्त होती हैं? तो भाषाविद हुए हैं मेरियो पाई, ये क्या कहते हैं कि कुल मिलाकर के 2796 है ना भाषाएं बोली जाती हैं संपूर्ण विश्व में। अर्थात मोटा मोटा क्या है, 3000 का आंकड़ा लिया जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमने देखा कि भाषा की सामान्य परिभाषा। ठीक है। एक बार आप डॉक्टर कपिल देव जी की जो पुस्तक है ना भाषा विज्ञान, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है आप सभी, क्योंकि भाषा की परिभाषा ये हमारे टॉपिक में कोर्स में लगा हुआ है, तो इसमें से परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए हम लोग एक ये देख लेते हैं भाषा का वर्गीकरण किस किस प्रकार से हुआ है ना। तो वर्गीकरण जो है भाषा का 2 प्रकार से हुआ है, आकृति मूलक और परिवार मूलक। ठीक है। आकृति मूलक और परिवार मूलक। तो आकृति मूलक के अंतर्गत क्या है, आकृति मूलक के अंतर्गत 2 भाग हो जाते हैं, अयोगात्मक और योगात्मक। आप सभी को पता है अयोगात्मक का मतलब क्या है, जिन भाषाओं में प्रकृति और प्रत्यय का है ना संबंध तत्व और अर्थ तत्व का क्या है, बिल्कुल भी आपस में कोई योग नहीं होता है ना। इसमें क्या प्रत्यय है क्या प्रकृति है ना, इनका कहीं से भी क्या हो जाता है, जुड़ाव नहीं होता है आपस में, योग नहीं होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, अयोगात्मक भाषाएं। और इन भाषाओं में जो है मुख्य रूप से कितनी भाषाएं प्राप्त होती हैं, 6 भाषाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है। मैंने आप सभी को बताया था 2 ऐसी भाषाएं हैं इसमें जिनके अंतिम में नी आता है। बताइए आप सभी कौन कौन सी भाषाएं हैं? अनामी और श्यामी। सुडानी। नी बोल रहा हूं मैं, नी नकार। सुडानी और चीनी। चीनी। ठीक है। और इसी प्रकार से 3 ऐसी भाषाएं आती हैं जिनके अंतिम में मी आता है, वो कौन कौन सी हैं? श्यामी, बर्मी, श्यामी। अनामी है ना, श्यामी, वर्मी और अनामी। और एक सबसे डिफरेंट नाम है, वो क्या है? तिब्बती। तिब्बती है। ठीक है जी। तो इन भाषाओं का नाम आप सभी को याद रखना है, इसमें से परीक्षाओं में प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है। अब योगात्मक में जो है 3 प्रकार के भेद हो जाते हैं ना, अश्लिष्ट योगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। ठीक है। अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। चलिए वंदना जी पहले आया कीजिए, है ना, लेट नहीं होते हैं ऐसे, पहले आया करो आप लोग। 20 मिनट लेट हो रहे हो, बताओ। पहले से अलार्म वगैरह लगा करके सोया करो। ठीक है जी। चलिए अश्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत देखते हैं। तो अश्लिष्ट योगात्मक को कहते हैं कि ये प्रत्यय प्रधान होती है भाषा। ठीक है। और ये क्या होती है, तिल तंडुल न्याय के समान होती है। ठीक है। अश्लिष्ट का मतलब क्या है, पदार्थ है इसका चिपका हुआ न होना, मतलब प्रकृति और प्रत्यय आपस में मिले हुए तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मिले हुए नहीं होते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, हम इनको अलग अलग करके देख सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग तिल तंडुल न्याय। अर्थात तिल और चावल जब एक साथ मिल जाते हैं तो इसको क्या होता है, हम लोग अलग अलग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, मोटा मोटा हमने क्या देखा था कि इसको याद करने का ट्रिक था, सबसे पहले इसके 4 भेद होते हैं।
पूर्व योगात्मक, मध्य योगात्मक, अंत योगात्मक और पूर्वांत योगात्मक। और याद करने का ट्रिक क्या था, दिव्याक्षी बताइए। काश तुम है ना, काश तुम था मोटा मोटा। तो पूर्व के अंतर आ जाएगा काफिर, है ना, काफिर और जुलू आ जाएगा पूर्व योगात्मक के अंदर। मध्य के अंदर क्या आ जाएगा, संथाली भाषा, ठीक है, स। और अंत योगात्मक में तुर्की से स्टार्ट होगा, तू, तुर्की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। और म से किस भाषा का ग्रहण होता है, बताइए आप सभी। मफोर मफोर भाषा का, ठीक है जी। इसी प्रकार से श्लिष्ट योगात्मक भाषा होती है। श्लिष्ट का मतलब क्या होता है, इसमें प्रकृति और प्रत्यय आपस में चिपके हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये विभक्ति प्रधान भाषा है, ठीक है। इसमें जो प्रत्यय होंगे उसे विभक्तियों के द्वारा आपस में जोड़ लिया जाता है, ठीक है जी। और इसके लिए क्या कहते हैं कि ये जो श्लिष्ट योगात्मक होती है ना, ये नीरक क्षीर न्याय के समान होती है। अर्थात पानी और दूध जब एक साथ मिल जाता है तो इसको अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, हम लोग उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है, इसमें इसके भी दो भेद होते हैं, अंतर्मुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट, ठीक है। अंतर्मुखी श्लिष्ट और बहिर्मुखी श्लिष्ट। और अंतर्मुखी के अंदर भी क्या है, संयोगात्मिका और वियोगात्मिका। बहिर्मुखी के अंदर भी क्या है, संयोगात्मिका और वियोगात्मिका। ये दो दो भेद प्राप्त होते हैं। तो इसको याद करने के लिए मैंने क्या ट्रिक बताया था आप सभी को, याद आ रहा है किसी को, अही सही। है ना, अही सही, है ना। अही सही का मतलब क्या है, अंतर्मुखी वाले में सबसे पहले आ जाएगा संयोगात्मिका में अरबी, अ से अरबी, और ही से क्या आ जाएगा, हिब्रू भाषा। हिब्रू। बहिर्मुखी में क्या आ जाएगा, सही मतलब संस्कृत और हिंदी, संस्कृत। ठीक है जी। तो इसको आप सभी को याद रखना है। तीसरा इसका विभाजन है योगात्मक में प्रश्लिष्ट योगात्मक। तो प्रश्लिष्ट योगात्मक किसे कहते हैं, समास प्रधान को कहते हैं, जिसमें क्या होती है, पद अतिशय रूप से आपस में मिले हुए रहते हैं, ठीक है। प्रकृति प्रत्यय अतिशय रूप से आपस में मिले हुए रहते हैं, जिनको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। जिनमें संस्कृत वाले में थोड़ा बहुत पता भी चलता है कि इसमें कारकों का प्रयोग है, कुछ प्रयोग है, इसीलिए ये इस प्रकार के अर्थ को प्रकट कर रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, दधि न्याय के समान होते हैं, दधि घृत न्याय के समान होते हैं। जिस प्रकार से दही में जो घी है वो मिला हुआ होता है, हम उसको अलग अलग नहीं कर पाते हैं आसानी से, इसी को कहते हैं प्रश्लिष्ट योगात्मक भाषा। तो इसके भी दो भेद हो जाते हैं, पूर्ण प्रश्लिष्ट और आंशिक प्रश्लिष्ट। तो पूर्ण प्रश्लिष्ट में चेरोकी भाषा है और आंशिक प्रश्लिष्ट में बास्क भाषा है, ठीक है जी। तो इसको आप सभी को याद रखना है। यही मोटा मोटा था जो हमारा टॉपिक है ना, भाषा का वर्गीकरण, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं इसी उस क्रम में। ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है, एक बार आप सभी विस्तार वाले भाग को भी पीडीएफ से भी पढ़ना और थोड़ा सा और विस्तार से जा करके उसमें भी पढ़ना, क्या बोलते हैं, भाषा विज्ञान जो पुस्तक है उसके अंदर भी, ठीक है। तो हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, पारिवारिक वर्गीकरण। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण, ठीक है जी। अब पारिवारिक वर्गीकरण है, तो पारिवारिक वर्गीकरण में क्या होता है कि रचना तत्व के साथ में अर्थ तत्व पर भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। आकृति मूलक क्या था, केवल उसमें शब्दों की आकृति को देख करके, उनके बाहर के बनावट को देख करके उनका विभाजन हो गया था। लेकिन इसमें क्या है, रचना तत्व अर्थात पदों का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसके साथ में अर्थ तत्व अर्थात उनके अर्थों में भी क्या क्या समानताएं दिखती हैं, इसके ऊपर भी इन्होंने ध्यान दिया हुआ है, ठीक है। तो जिन भाषाओं में रचना साम्य के साथ अर्थ तत्व की भी दृष्टि से समानता होती है, उन्हें पारिवारिक वर्ग में रखा गया है, ठीक है जी। और पारिवारिक वर्गीकरण में कितनी भाषाओं का नाम आता है ये भी क्या है, स्पष्ट नहीं है, ठीक है। जर्मन विद्वान हुए हैं, जर्मन विद्वान हुए हैं विल्हेल्म फॉन हुम्बोल्ट। तो इन्होंने 13
माना है पारिवारिक वर्गीकरण के अंदर कि 13 भाषाएं होती हैं। ठीक है, फ्रीडरिश म्यूलर ने कितनी मानी है, कितनी भाषाओं को माना है, लगभग 100 भाषाओं को माना है। ठीक है, पारिवारिक वर्गीकरण के अंदर इन्होंने 100 भाषाओं को माना है। भारतीय विद्वान इसकी संख्या 10 से 18 मानते हैं और मुख्य रूप से जो है 18 भाषा परिवारों को स्वीकार किया गया है कि पारिवारिक वर्गीकरण में 18 भाषा परिवार होते हैं। और ये 18 भाषा परिवार का 4 प्रकार का विभाजन हो जाता है। सबसे पहले आता है यूरेशिया अर्थात यूरोप और एशिया भूखंड, दूसरे नंबर पर आता है अफ्रीका भूखंड और तीसरे नंबर पर आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड और चौथे नंबर पर आता है अमेरिका भूखंड। ठीक है जी, तो जो सबसे लास्ट है अमेरिका भूखंड, उसके अंदर केवल एक भाषा आती है, अमेरिकी परिवार की भाषाएं। ठीक है जी, दूसरा है प्रशांत महासागरीय, है ना, तो प्रशांत महासागरीय के अंतर्गत 4 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है जी, आगे हम लोग चलते हैं अफ्रीका भूखंड, तो इसके अंतर्गत 3 भाषा परिवार आते हैं। और जो सबसे पहला वाला है यूरेशिया भाषा परिवार, इसके अंतर्गत 10 भाषा परिवार आते हैं। ठीक है, तो आपको ये सभी जो है ना याद करने हैं 18 को। ठीक है, इनका क्रम आप आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये नाम आप सभी को याद होने चाहिए, परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। बाकी इसके ऊपर जो ट्रिक वगैरह वाला जो काम है वो मैं आपको आगे आने वाली कक्षाओं में किसी दिन बैठ करके बना करके आप सभी को कराऊंगा, है ना। तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है जी, और पारिवारिक वर्गीकरण के जो आधार हैं वो क्या है, तो पारिवारिक वर्गीकरण के मुख्यतया 4 आधार हैं। स्थान सामीप्य अर्थात जिन जिन भाषाओं का स्थान या क्षेत्र समीप है उनको एक परिवार में डाल दिया गया। शब्द साम्य अर्थात जिन भाषाओं के शब्दों में समानता देखी अथवा शब्दों के साथ में अर्थों में समानता देखी उनको एक परिवार में डाल दिया गया। व्याकरण साम्य अर्थात पद रचना और वाक्य रचना में भी जिसमें समानता दिखी उसको एक परिवार में डाल दिया गया। ध्वनि साम्य अर्थात उन भाषाओं में जिन जिन ध्वनियों का प्रयोग होता है उसमें भी यदि समानता है तो उसके आधार पर भी इनको एक परिवार में डाल दिया गया। ठीक है जी, तो ये पारिवारिक मूलक का यहाँ पे और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे हम सभी ने देखा कि 1822 में विल्हेल्म बॉन हम्बोलन ये जर्मन विद्वान थे, तो इन्होंने 13 भाषा परिवार माना। ग्रेने नाम के विद्वान हुए, इन्होंने 26 माना। पार्टरीज ने 10 भाषा परिवार बताए। फ्रेडरिस म्यूलर ने हम सभी ने देखा 100 भाषा परिवार बताए। ठीक है जी, और अमर बहादुर ने जो भारतीय विद्वान थे इन्होंने 12 भाषा परिवार माने। देवेंद्र नाथ शर्मा ने 18 भाषा परिवार माने। ठीक है जी, तो ये कुछ कुछ बातें थी, है ना। अब भारोपीय परिवार जो है ना ये भी हमारे टॉपिक में लगा हुआ है, भारोपीय भाषा परिवार। और भारोपीय भाषा परिवार का परिचय ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है जिसको हमें देखना था आज की कक्षा में। तो भारोपीय भाषा परिवार को क्या कहते हैं, तो इसको यूरेशिया परिवार भी कहते हैं और इसे महान भाषा परिवार कहा जाता है क्योंकि ये बहुत व्यापक है और ये साहित्य से परिपूर्ण है। ये इसकी विशेषता है, साहित्य से परिपूर्ण है, बहुत व्यापक भी है, महान भी है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो अध्ययन हुआ है ना, रिसर्च हुआ है, वो भारोपीय भाषा परिवार के ऊपर हुआ है। और सबसे प्राचीनतम जो भाषा परिवार माना गया है वो कौन सा है, भारोपीय भाषा परिवार। और ये सबसे अधिक विकसित भी कौन है, भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, तो भारोपीय भाषा परिवार की भी ये कुछ कुछ विशेषताएं हैं और बाकी इसकी विशेषताओं के रूप में 1 मिनट, इसमें तो नहीं है लग रहा है। चलिए इसमें तो नहीं है, 1 मिनट हम थोड़ा सा देख लेते हैं भारोपीय भाषा परिवार वाला कहाँ है पीडीएफ। ठीक है जी, ये रहा, है ना।
भारोपीय परिवार के बारे में थोड़ा सा हम लोग विस्तार से इसको पढ़ते हैं, क्योंकि ये टॉपिक हमारे परीक्षा में भी लगा हुआ है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। कोई किसी की वहां से ना आवाज आ रही है, आप सभी म्यूट कर लीजिए देख करके। और काफी सारे लोग आज लेट आए हैं, है ना, 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा। आप लोग ऐसे लेट मत किया करो, है ना। अगर आपको कक्षाओं में आना है फिर तो आप आधे घंटे लेट आ रहे हो तो आप टाइम से भी आ सकते हो, है ना, अगर आना ही है तो इसीलिए आप लोग ध्यान रखो, 5 मिनट के अंतर्गत कक्षाओं में आ जाया करो। आपको सुबह उठने में समस्या हो रही है तो घर पे किसी को बोल दो, मोबाइल में अलार्म सेट कर लो आप लोग, है ना। लेकिन ऐसे लेट मत करो, नहीं तो फिर नियम लागू हो जाएगा कि 2 मिनट के अंतर्गत कक्षाओं में आना है ना। तो उसके बाद तो सभी लोग आ जाते हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग, लेट नहीं होना है ऐसे, क्योंकि अभी सामान्य विषय चल रहे हैं केवल। अभी आगे जो है ना, सुबह शाम विशिष्ट अध्ययन में हम लोग जब प्रवेश करेंगे और आप किसी एक कक्षा का शुरू का 5 मिनट 10 मिनट भी अगर आपने गैप कर लिया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा फिर। कोई अभी तक अनम्यूट है? भविष्य आप अनम्यूट हो, म्यूट कर लो। ठीक है जी, इसीलिए टाइम से आया कीजिए। तो भारोपीय ध्वनियों के बारे में कुछ उल्लेखनीय तथ्य इसमें है ना। इसमें बहुत संक्षिप्त में लिखा गया है। आप सभी भाषा विज्ञान पुस्तक को भी एक बार पलट करके देख लेंगे, ठीक है। और मैं उसका भी पीडीएफ आप सभी को बना करके भेज दूंगा, 3-4 पेज का वो मैटर होगा। एक बार उसमें से भी मिला करके आप सभी इसको पढ़ लेना, ठीक है। अभी मोटा मोटा हम लोग देख लेते हैं। तो भारोपीय भाषा परिवार में क्या है ना, ह्रस्व मूल स्वर के रूप में अ ए ओ संस्कृत में अ हो जाते हैं, ठीक है। संस्कृत में क्या हो जाते हैं, अ हो जाते हैं, और ग्रीक में इनका पृथक रूप मिलता है, ठीक है। ये सभी भारोपीय भाषा परिवार की बातें हैं, तो इसीलिए संस्कृत से कुछ कुछ अलग बातें भी इसमें दिखाई देंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, भारोपीय भाषा परिवार में जितनी भाषाएं आती हैं सबका एक मिला करके जो अध्ययन आता है ना, रिसर्च निकल करके आती है, उसको यहाँ पर लिखा गया है। तो उदासीन स्वर जो होता है ना, उल्टा ई, इसको बोलते हैं अर्धस्वर अ, है ना। ई को ही बोलते हैं अर्धस्वर अ, ठीक है। आगे है मूल भारोपीय भाषा में ई उ री री को मूल स्वर नहीं माना गया है, ठीक है। तो क्या है ना, सबसे प्राचीनतम जो भाषा परिवार प्राप्त होता है वो है भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें हमारी संस्कृत आती है, ठीक है। तो विदेशी जो लोग थे ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर एक चीज को साबित किया कि आपके अंदर किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। आपको जो भी हमने ज्ञान दिया है ना, हमसे ही आपको मिला है, ठीक है। विदेशों से ही आपको सारा ज्ञान मिला है। अगर आपको लगता है कि आपके वेद अधिक प्राचीन हैं, आपके विद्वान, आपके व्याकरण के आचार्य, आपके वैदिक ऋषि मुनि बहुत प्राचीन हैं, तो ऐसा नहीं है। अभी तो वो भी ईसवी संवत के आसपास के ही बने हुए हैं, ठीक है। और आप हमसे किसी भी प्रकार से महान नहीं हैं। तो जब भाषा विज्ञान के ऊपर भी जब रिसर्च स्टार्ट हुआ तो इसमें निष्कर्षतः यह बात आई कि भारोपीय भाषा परिवार जो है उसका साहित्य बहुत विशाल है ना। और उसकी जो व्याकरण शैली है वो भी बहुत विशिष्ट है। उसके ग्रंथ बहुत सारे मिलते हैं, है ना। तो भारोपीय भाषा परिवार के ही सबसे प्राचीन ग्रंथ मिलते हैं, जैसे वेद इत्यादि किसमें है, भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये जो विदेशी विद्वान है ना, इन लोगों ने ये बोल दिया कि भारोपीय भाषा परिवार जो है ये सबसे मूल में नहीं है, अपितु भारोपीय भाषा परिवार भी कहीं ना कहीं से निकली है। और वो कहाँ से निकली है, तो उसको बोला जाता है कि ये मूल भारोपीय परिवार से निकली है। और ये मूल भारोपीय परिवार के रूप में किसी विदेश का ही नाम दिया जाता है कि इस विदेश में पहले मूल भारोपीय भाषा थी और उसी मूल भारोपीय से भारत देश के अंदर ये भारोपीय भाषा आई, संस्कृत भाषा का आगमन हुआ। और वो जो मूल भारोपीय भाषा थी ना, उसके विषय में हमें ना तो उसका एक भी आज तक शब्द मिला है, ना उसका कोई व्याकरण, ना ही कोई साहित्य, ना ही कोई प्रसंग, और ना ही कहीं उसका जो नियत स्थान है वो प्राप्त हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें अपने सिलेबस के रूप में पढ़ना पड़ता है।
कि भारोपीय भाषा की उत्पत्ति भी कहाँ से हुई है, मूल भारोपीय से हुई है ना। तो ये इसीलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा कि मूल भारोपीय परिवार में क्या हो रहा है, ई उ री को मूल स्वर नहीं माना गया है, ठीक है। ये अंतस्थ य व र ल के आक्षरिक रूप माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बातें जो होंगी आपको डिफरेंट दिखाई देंगी, बस आपको याद रखना है ये, क्योंकि ये कोर्स में एक विशेष टॉपिक करके लगा हुआ है कि भारोपीय भाषा परिवार के परिवार का सामान्य परिचय। तो यही सामान्य परिचय है ठीक है जी। तो सबसे पहले है मूल स्वर, ह्रस्व मूल स्वर अ ए ओ को संस्कृत में क्या माना जाता है, अ माना जाता है। ग्रीक में इसके पृथक रूप मिलते हैं। उदासीन जो स्वर होता है ई, तो उसी को अर्ध स्वर अ माना जाता है, ठीक है। मूल भारोपीय भाषा में ई उ रिल री को मूल स्वर नहीं मानते हैं। ये अंतस्थ य व र ल के आक्षरिक रूप माने जाते हैं। अंतस्थ का अभिप्राय है स्वर एवं व्यंजन के मध्य में अनुनासिक ध्वनियां न म ही थी, ठीक है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है, और ये एक बार कपिल देव जी की जो पुस्तक है उसमें भी आप सभी एक बार देख लेंगे, ठीक है। एक बार हम लोग आगे चलते हैं। और भारोपीय ध्वनियों में जो होता है ना, क वर्ग 3 प्रकार का मिलता है। एक तो होता है शुद्ध कंठ, इसका उच्चारण कंठ से होता है। एक होता है कंठ तालव्य, तो उच्चारण में कंठ के साथ गौण रूप से तालु की भी सहायता ली जाती है। तो इन्हीं ध्वनियों से जो है ना च वर्ग का विकास हुआ है ना। च वर्ग को हम लोग तालु से बोलते हैं। एक है कंठोष्ठ्य, इसके उच्चारण में कंठ के साथ ओष्ठ की भी सहायता ली जाती है, ठीक है जी। कंठ के साथ ओष्ठ की भी सहायता ली जाती है। तो यह ध्वनि संस्कृत में क वर्ग ही केवल रही है, लेकिन इसमें क्या होता है, च वर्ग को भी मानते हैं कि ये क वर्ग से ही मिलती हुई भाषा है ना। और जो ओष्ठ वाला जो भाग है अर्थात जो प वर्ग है उसको भी मानते हैं कि ये भी क्या है, ये भी उसी से लिया गया है, ठीक है। एक मिनट, ये ओष्ठ का उच्चारण तो उससे होता है ना, वकार को मान सकते हैं इसमें, वकारस्य नहीं, वकार भी नहीं मानेंगे, ओष्ठ के रूप में इसी को मानेंगे हम लोग, ठीक है। जो प वर्ग है इसको भी मान लेंगे कि ये लोग क वर्ग का ही एक रूप मानते हैं, ठीक है। च वर्ग को और प वर्ग को क वर्ग का ही रूप माना गया है, ठीक है, इनके अनुसार। और इसकी कुछ विशेषताएं आप लोग देख लीजिए कि मूल भारोपीय भाषा जो थी वो श्लिष्ट योगात्मक थी। मूल भारोपीय भाषा में भी लिंग वचन पुरुष थे, ठीक है। क्रिया के फल भोक्ता के आधार पर दो पद थे, आत्मनेपद और परस्मयी पद, ठीक है। पूरा इन्होंने संस्कृत का ही टू कॉपी कर रखा है, मूल भारोपीय भाषा परिवार को भी, है ना। देखो सब कुछ उसमें संस्कृत का ही मिलान होगा लगभग। प्रत्ययों का अभाव था, ये इन्होंने थोड़ा सा अलग कर दिया। संज्ञा क्रिया अव्यय पृथक पृथक थे। सर्वनाम और विशेषण संज्ञा शब्दों के ही अंतर्गत थे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे क्या है कि संज्ञा शब्दों में 8 विभक्तियां थी, ठीक है। संस्कृत में आजकल संबोधन को जोड़ करके 8 विभक्तियां हैं, है ना। तो मूल भाषा में अपश्रुति का प्रयोग था, ठीक है जी। अब ये भारोपीय परिवार की शाखाओं के विषय में बात कर रहे हैं, तो एक मिनट। चलिए, बस भारोपीय भाषा परिवार के विषय में आपको इतने ही पॉइंट्स को जानना है। एक बार मैं कपिल देव जी की जो पुस्तक है उसको भी आप सभी को भेज दूंगा, एक बार आप उसको भी देख लेना, ठीक है। 2-3 पेज के अंतर्गत सारा मैटर आ जाता है इसका, तो एक बार आप सभी को उसे भी पलट करके देख लेना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने पीछे के विभाजन पर। पारिवारिक वर्गीकरण जो था उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे। ये आप लोग ध्यान रखना कि भारोपीय जो परिवार है इसके 2 भाग हैं, ठीक है। भारोपीय जो भाषा परिवार है इसके 2 भाग हैं, और ये हमारे टॉपिक का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है। और ये 2 वर्ग कौन कौन से हैं, सतम वर्ग और केंटुम वर्ग, ठीक है। सतम वर्ग और केंटुम वर्ग, और इनका जो नामकरण हुआ है ये किसने किया है, ये फिनलैंड ने किया है, ठीक है। सतम वर्ग और केंटुम वर्ग का जो नामकरण है ये किसने किया है, फिनलैंड ने किया है ना। और
सतम वर्ग और केंटुम वर्ग ये क्या है? तो देखिए, 100 को ही अवेस्ता में क्या कहते हैं? सतम कहते हैं, ठीक है। 100 को ही एक अवेस्ता भाषा परिवार है, अवेस्ता भाषा है, तो उसके अंतर्गत क्या है? 100 को ही इन्होंने सतम कहा है। तो ये क्या है? सतम, सद, सतम, 100, ये सब क्या है? एक दूसरे से मिलते हुए हैं, इसीलिए इसको सतम वर्ग के अंतर्गत रखा गया है। और 100 को ही लैटिन भाषा में कैंटुम कहा गया है, ठीक है। कैंटुम कहा गया है। तो कैंटुम से ये काफी सारे शब्द जो है केंटो, केंत, कैंत, हुद, बुद्ध इत्यादि मिलते हुए हैं, इसीलिए इनको कैंटुम वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। तो सतम वर्ग मतलब सतम शब्द से जो शब्द मिलते हुए हैं उनको सतम वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, और जो शब्द कैंटुम से मिलते हुए हैं इनको कैंटुम वर्ग के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अब कुल मिलाकर के क्या है, हमें याद रखना है कि कैंटुम वर्ग में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ठीक है। तो मैंने आप सभी को बताया था एक छोटा सा ट्रिक कि इसको ऐसे याद कर लेना है आपको, पहला पहला अक्षर लेकर के, ठीक है। स अफा, ठीक है, स अफा, सही रू, सही रूबली, ठीक है। स अफा सही रूबली है ना, स अफा सही रूबली, ठीक है। स अफा सही रूबली प्रा, लास्ट में एक प्रा भी आता है, ठीक है। तो कैसे कैसे आपने याद किया इसको? स अफा सही रूबली प्रा, ठीक है। तो स से क्या हो जाएगा? सतम वर्ग, है ना। अ से अवेस्ता, और स अ फा से फारसी, और फिर सही रूबली, स से संस्कृत, ही से हिंदी, रू से रूसी, ब से बल्गेरियन, और ली से लिथुआनियम, ठीक है जी। और आगे क्या है? प्रा का मतलब प्राकृत। तो सतम वर्ग को आप सभी याद कर लोगे तो कैंटुम वर्ग आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जो स अफा सही रूबली, इनसे जो डिफरेंट होगा वो क्या हो जाएगा? कैंटुम वर्ग की भाषाओं के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। तो ये आप सभी को याद करना है बिल्कुल ध्यान से, और इसको भी आप सभी याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अवेस्ता में सतम कहते हैं, फारसी में सतम को ही सद कहते हैं, संस्कृत में शतम कहते हैं, हिंदी में 100 कहते हैं, रूसी में स्तो कहते हैं, बल्गेरियन में सुतो कहते हैं, लिथुआनियम में जी मास ऐसा कहते हैं, ठीक है। और प्राकृत में क्या कहते हैं? प्राकृत में कहते हैं सरम, ठीक है जी। तो इसी प्रकार से ये जो कैंटुम वर्ग की जो भाषाएं हैं इसमें भी क्या क्या नाम दिए गए हैं, इनको शब्दों का स्वरूप कैसा हुआ है, इसको भी आप सभी देख लेना, ठीक है। क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से भी क्या पता प्रश्न पूछते, ठीक है। लेकिन ये जो विभाजन है ये तो आप सभी को बिल्कुल याद रखना है, इसको नहीं भूलना है। आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ये आप सभी कल पढ़ ही चुके हैं, है ना, ध्वनियों का वर्गीकरण, ठीक है। और ये क्या होता है? स्पर्श, सबसे पहले स्पर्श का नाम आया था। तो स्पर्श के रूप में क्या होता है? जिसमें जिसमें उच्चारण करते हुए मुख के किन्हीं दो भागों का स्पर्श होता है। तो उसके रूप में हमने देखा था कि स्पर्श कुल मिलाकर के 16 होते हैं, और स्पर्श संघर्षी के रूप में 4 और प्राप्त हो जाते हैं, च वर्ग के, च छ ज झ, तो कुल मिलाकर के 20 हो जाते हैं, ठीक है। ये गलत लिखा हुआ है, इसको नहीं देखना है ना। आगे संघर्षी के रूप में हमने देखा था कि उष्म जो होते हैं इनको संघर्षी कहते हैं, और उष्म के अलावा भी जो 4 थे, जैसे क ख, है ना, क ख था, फ था और ज था, उसके नीचे पॉइंट लग गया था, तो उसको भी मानते थे कि ये संघर्षी हैं। तो कुल मिलाकर के संघर्षी के रूप में 8 प्राप्त होते हैं, ठीक है। आगे है अर्धस्वर। तो इसके रूप में हमने देखा था कि अंतस्थों को अर्धस्वर कहते हैं, और भाषा विज्ञान में जो है केवल य और व को अर्धस्वर माना गया है, ठीक है जी। आगे हम लोग देखते हैं स्वरों को। तो स्वरों के लिए क्या था कि जिनका उच्चारण करते हैं तो किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं।
तो हमारे भाषा विज्ञान में कितने स्वर थे? कुल मिलाकर के 13 स्वर थे। ठीक है जी। पाणिनीय शिक्षा में कितने स्वर हैं? 21 या 22। और संस्कृत में कितने हैं? 9 स्वर हैं। ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको भी देखा था। अब ध्वनियों का नियम देख लेते हैं। ध्वनियों का नियम क्या है? सबसे पहले आता है ग्रिम नियम, है ना। तो ग्रिम से पहले क्या हुआ था ना, ग्रिम नामक विद्वान से पहले रास्क और ईरे नामक विद्वानों ने इनके नियम को पहले ही ढूंढ लिया था। लेकिन ग्रिम का क्या रोल था? तो ग्रिम ने ही क्या किया, इस नियम को व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किया। ठीक है। तो इनका पूरा नाम क्या था? जैकब ग्रिम, है ना। जैकब ग्रिम इनका नाम था और ये जर्मनी के विद्वान थे और 1785 से लेकर के 1863 इनका समय है। ठीक है जी। और आगे 1822 में ग्रिम ने अपने जर्मन व्याकरण, है ना, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जर्मन व्याकरण, तो इसके दूसरे संस्करण में इस नियम को उन्होंने प्रकाशित किया। तब से ये क्या है, ये नियम ग्रिम के नियम से प्रसिद्ध है। ठीक है जी। और इस नियम को प्रथम ध्वनि परिवर्तन तथा द्वितीय ध्वनि परिवर्तन इन 2 चरणों में स्पष्ट किया गया है। ठीक है। जैसे पहला जो ध्वनि परिवर्तन है उसमें क्या होता है, तो जो क त प ये जो व्यंजन है, क त प जो वर्ण है, तो इन्हीं को क्या हो जाता है, ख थ फ हो जाता है। ठीक है। क त प को ही ख थ फ हो जाता है और कभी कभी घ ध भ हो जाता है। और इसी को फिर आगे क्या हो जाता है, ख थ फ अथवा घ ध भ को ग द ब हो जाता है और ग द ब को फिर वापस क त प हो जाता है। ठीक है जी। इस प्रकार से इनका होता है ये। और जैसे आप सभी इसमें देखोगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि इसका विभाजन किन किन भाषाओं में हुआ है। तो सबसे पहले इनके एक तरफ जो होती हैं भाषाएं, मूल भारत यूरोपीय शाखा की होती हैं। ठीक है। मूल भारोपीय शाखा की भाषाएं होती हैं, जिसमें संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएं होती हैं। और हिनी का जो ये क त प को ख थ फ हो रहा है ना, वो किस में हो जाता है, जार्मनिक शाखा की भाषाओं में देखा जाता है। जैसे गाथिक, अंग्रेजी, डच, निम्न जर्मन इत्यादि में ये परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। जहां पर क त प को ख थ फ, घ ध भ को ग द ब और ग द ब को क त प, है ना। इसको एकदम रट जाना है अच्छे से। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में नीचे लिखा होगा। इसके इसके एग्जाम्पल में देखिए, तो था ना घ ध भ, है ना, घ ध भ को ग द ब, तो भ से ब हो जाता है। जैसे भ्राता शब्द है ना, संस्कृत में क्या होता है, भ्रातृ शब्द था, तो भ को क्या हो गया, ब कर दिया, ब्रदर ऐसा कर दिया। और इसी प्रकार से क्या था, ग द ब को क त प, तो ग को क कर रहे हैं, गो को काऊ कर देंगे, फिर द को त कर देंगे, द्वौ को टू कर दिया, ब को प कर देंगे। ठीक है। ग द ब को क त प, तो तुरबा को तोर प ऐसा कर देते हैं। ठीक है जी। लैटिन भाषा का ये शब्द है। तो इसी प्रकार से आप सभी इसको ध्यान रखेंगे, ये जो समीकरण है ये मेन है। क त प को ख थ फ अथवा घ ध भ होगा और फिर इन दोनों को ग द ब होगा और ग द ब को क त प होगा। ठीक है। आपको काफी सारे एग्जाम्पल अभी नीचे वाले उदाहरणों में मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। और इसका विभाजन किन किन भाषाओं के बीच में हुआ है, तो इसका विभाजन जो हुआ है भारोपीय भाषा परिवार और जो जार्मनिक शाखा के जो भाषाएं हैं उसके बीच में इन दोनों का अंतर दिखाया गया है। ठीक है जी। ध्यान रखेंगे आप सभी। तो पहला जो ये ध्वनि परिवर्तन है इसको हम लोग देख लेते हैं, ये क्या कहते हैं इसमें। तो ग्रिम के अनुसार मूल भारत यूरोपीय भाषा की ध्वनियां संस्कृत, ग्रीक, लैटिन में सुरक्षित हैं। सर्वाधिक व्यंजन ध्वनियां संस्कृत में हैं, किंतु जार्मनिक शाखा में कुछ ध्वनियां भिन्न रूप में प्रयुक्त हुई हैं। तो इन्हीं को इन्होंने इस चार्ट के माध्यम से दिखाया। अब इन्होंने कहा था ना कि 2 प्रकार से इसका परिवर्तन हुआ था, तो अब इस दूसरे को बता रहे हैं, है ना। इनका जो नियम है ये 2 चरणों में प्राप्त होता है। पहला तो हम सभी ने देख लिया कि क त प को ख थ फ या घ ध भ होता है, उसी को फिर ग द ब हो जाता है, फिर उसी को क त प हो जाता है।
अब ये वाला जो इनका दूसरा जो ध्वनि परिवर्तन है, इसमें क्या होता है, ग द ब को क त प होता है, ठीक है। ग द ब को क त प होता है और क त प को ख थ फ और ख थ फ को ग द ब फिर से हो जाता है, ठीक है। और इनका जो ये दूसरा वाला जो ये ध्वनि परिवर्तन है, ये किसके किसके बीच में होता है, तो ये निम्न जर्मन और उच्च जर्मन के बीच में होता है, ठीक है। जर्मनी की जो दो भाषाएं हैं, इसके बीच में ये वाला विभाजन होता है, ठीक है। जिसमें क्या था, आप सभी फिर से इसको देख लो, ग द ब को क त प और क त प को ख थ फ और ख थ फ को ग द ब हो जाता है, ठीक है। ये रट जाना है आप सभी को, इसमें से परीक्षाओं में प्रश्न आएगा, ये नियम लगे हुए हैं हमारे कोर्स में। तो इसमें क्या है, क त प को ख थ फ, ठीक है। तो क से ख कैसे हो रहा है, जैसे बुक शब्द है तो इसको बुक कर दिया, त से थ वाटर था तो उसको वासर कर दिया, ठीक है। थ या स ऐसा है इसमें। तो ये काफी सारे इसमें एग्जाम्पल लिखे गए हैं, आप इसको देख लेना अच्छे से। अब दूसरे नंबर की जो ध्वनि परिवर्तन है, इसमें क्या कह रहे हैं कि प्रथम ध्वनि परिवर्तन में जर्मन भाषा भारोपीय भाषा से अलग हुई थी, लेकिन द्वितीय ध्वनि परिवर्तन में स्वयं जार्मनिक भाषाओं को के ही दो शाखाओं में ये विभाजन हुआ, जिन्हें निम्न जर्मन और उच्च जर्मन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अब लोग हम आगे चलते हैं दूसरे नियम के ऊपर। तो इसमें क्या है ना, ये जो ऊपर हमने जो ये दो नियम देखे इनके, तो ये क्या हुआ, दोनों ही ध्वनि परिवर्तन देखने में काफी हद तक स्पष्ट थे, लेकिन ग्रिम महोदय को स्वयं ही इसमें काफी सारे अपवाद मिले, जिसका वे समाधान नहीं कर सके। तो इसीलिए आगे चलकर ग्रासमान और वर्नर, ये दो भाषा के ध्वनियों के नियमों के स्थापक हुए, इन्होंने भी अपना नियम दिया, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं ग्रासमान जी क्या कहते हैं। तो ग्रासमान जी ने क्या कहा है कि उपयुक्त ग्रिम नियम में संशोधन करते हुए अपना नियम इन्होंने दिया कि जो दो सन्निकृष्ट महाप्राण ध्वनियां होती हैं तो एक साथ आती हैं तो उनको अल्प प्राण हो जाता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया गया संस्कृत वाला, जैसे धा धातु है, तो जब इसको द्वित्व हो जाता है तो क्या बनता है, ध धाति। तो ये क्या है, ये भी महाप्राण है, त थ द ध। दूसरे और चौथे जो होते हैं ये क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो ध धाति को क्या बन गया, जिसमें ध को अल्प प्राण होकर के द धाति ऐसा बन जाता है, ठीक है। ध धाति को द धाति। इसी प्रकार से भ्री से क्या बनता है, भी भर्ती, तो इसको क्या बन गया, बी भर्ती, है ना। इसमें भी महाप्राण ध्वनि थी दोनों, तो इसीलिए इसको पहले वाले को चेंज करके अल्प प्राण कर दिया गया। यही क्या है, ग्रासमान नियम है। आगे हम लोग चलते हैं वर्नर नियम पे। वर्नर नियम क्या कहते हैं, वर्नर कहते हैं कि वर्नर ने पूर्व कथित ग्रिम के नियमों में ही संशोधित करते हुए अपना एक मत दिया कि क त प के पूर्ववर्ती स्वर पर बलाघात होने पर ग्रिम महोदय के अनुसार क त प का ख थ फ हो जाता है। ये बताते हैं कि यदि बलाघात जो है पूर्ववर्ती स्वर के बदले परवर्ती स्वर पर हो तो क त प का डायरेक्ट जो होता है वो ग द ब हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, सबसे पहले क त प था, फिर उसके बाद उसको ख थ फ हो रहा था, फिर ख थ फ वाले को ग द ब हो रहा था। इन्होंने कहा कि बीच वाले चरण को काट करके सीधा क त प को ग द ब हो जाएगा, यदि जो बलाघात है ये परवर्ती स्वर पर होगा तो, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग। तो एक शब्द है युवसस, संस्कृत भाषा का, युवसस को युंग्स ऐसा कर देते हैं, ठीक है। गाथिक भाषा में इसको क्या हो जाता है, युंग्स ऐसा, युवसस को युंग्स ऐसा। और शतम, शतम शब्द को हुंद ऐसा हो जाता है, सप्तन शब्द का सिबुन ऐसा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर श को ग हो गया है, युवसस का जो श है उसको ग हो गया है, और सप्तन का जो त है उसी को द हो गया है, और ये जो सप्तन का जो प है उसी को ब हो गया है, ठीक है। तो ये तीन ध्वनि नियम है, आप सभी को इनको ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे हम लोग जब चलते हैं तो अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, ये भी हमारे कोर्स में लगा हुआ है कि अर्थ परिवर्तन की कौन कौन सी दिशाएं होती हैं।
आप सभी जाग रहे हैं कि नहीं, बताइए एक बार कमेंट करके तो सभी लोग शीघ्रता से। सोए तो नहीं आप लोग? हाँ, 2 लोग, 3 लोग, और आगे 4 5, और आगे देव सो गए? ठीक है, जागते रहिए, है ना। ये सभी हमारे कोर्स का ही हिस्सा है, तो हमें इनको देखना है और इनको याद भी करना है। और शुक्रवार को आपका टेस्ट होगा फिर से। आप लोगों के पास टाइम कितना बचा है? आज बुधवार है और कल जो है बृहस्पतिवार है और परसों शुक्रवार। तो 1-2 दिन का टाइम हर बार बचता है टेस्ट के लिए आप सभी के पास। तो आप सभी अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, है ना। इन सभी में से 30 प्रश्न आएंगे इस बार टेस्ट में, ठीक है। 10-10 प्रश्न आएंगे तीनों में से, भाषा विज्ञान, व्याकरण के आचार्य और पाणिनीय शिक्षा। तो अर्थ परिवर्तन भी होता है, हम सभी ने देखा था कि ये जो अर्थ परिवर्तन होता है इसके तीन होते हैं मुख्य रूप से इसके विस्तार, ठीक है। 3 इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अर्थ का विस्तार देखने को मिलता है हमें, ठीक है। अर्थ का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो जो कुछ ऐसे शब्द थे जो पहले सीमित अर्थ में थे, लेकिन बाद में उनके अर्थ में हमें विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल हम सभी ने देखा था, प्रवीण। प्रवीण का मतलब क्या होता है? जो वीणा बजाने में कुशल होता है ना, जो वीणा बजाने में निपुण होता है। लेकिन आज के समय में क्या होता है, हर एक कला में, हर एक विद्या में, हर एक कार्य में जो श्रेष्ठ होता है, जो दक्ष होता है, कुशल होता है, उसके लिए भी प्रवीण कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई घर को बनाने में प्रवीण है, कोई पाठ को याद करने में प्रवीण है, कोई पढ़ने में प्रवीण है, कोई पढ़ाने में प्रवीण है, ठीक है। तो इसके अर्थ का विस्तार हो गया। अब आगे एक कुशल शब्द था, इसका मतलब क्या था? कुश नामक घास को ले करके आने वाला, है ना, सावधानी से लेकर के आने वाला। आज के समय में क्या होता है इसका अर्थ, कि कुश मतलब, कुशल मतलब क्या होता है? कुशल मतलब जो किसी कार्य को करने में परफेक्ट हो, है ना, दक्ष हो, समर्थ हो, चतुराई से कार्य को करता है, उसको कुशल कहते हैं, ठीक है। पहले जो ये तैल शब्द था, तो जो तिल से बनता था उसी को तैल कहते थे। आज के समय में सरसों का तेल, बादाम का तेल और पता नहीं किस किस चीज का तेल हम सभी को मिलता है, सभी को तेल कहते हैं, ठीक है। तो अर्थ का विस्तार देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, अर्थ का संकोच भी देखने को मिलता है, कि पहले अर्थ इनका व्यापक था लेकिन अब संकुचित हो गया है, ठीक है। जैसे जलज। जलज मतलब क्या होता है? जल से उत्पन्न होने वाला। तो जल में जो भी उत्पन्न होता था उसको जलज कहते थे, लेकिन आज के समय में क्या है, केवल कमल के लिए ही ये शब्द प्रयोग होता है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, ये शॉर्टकट में बता रहे हैं। आप सभी अर्थ परिवर्तन की दिशाओं के बारे में भाषा विज्ञान के अंतर्गत जा करके पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। हर एक के कम से कम 10 20 30 40 उदाहरण हैं। ये दूसरे वाले के तो काफी सारे उदाहरण मिलते हैं अर्थ संकोच के, ठीक है। तो जितने उदाहरण आ रहे हैं उन सभी को मोटा मोटा आप सभी देख लेना, उनके अर्थों को थोड़ा सा टॉपिक के साथ में मिला करके उसको स्मरण रखने का प्रयत्न कीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में किसी भी उदाहरण को दे करके आपसे पूछ देगा कि ये किसका उदाहरण है, अर्थ विस्तार का है, अर्थ संकोच का है, अथवा अर्थादेश का है, ठीक है। तो ये वाला जो है एक नोट्स टाइप में है ये सारे पीडीएफ, तो इसके ऊपर कभी भी 100% इसी के ऊपर आश्रित नहीं होना है, ठीक है। इनसे बस आप लोग आइडिया लो कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पढ़ो आप लोग भाषा विज्ञान पुस्तक से। अर्थादेश भी देखने को मिलता है। तो कई बार क्या होता है ना, एक शब्द का जो अर्थ है बिल्कुल बदल जाता है। मतलब एक इसका कुछ और अर्थ था लेकिन उसके ऊपर दूसरा आदेश हो गया। और आदेश जब भी होता है तब क्या होता है, पहले वाले अर्थ को हटा करके होता है, ठीक है। जैसे वेदों में असुर शब्द था तो इसका मतलब देवता था, ठीक है, प्राण संपन्न देवता, ठीक है। असुर मतलब प्राण संपन्न देवता। लेकिन आज के समय में असुर मतलब क्या होता है, दैत्यों के लिए, राक्षसों के लिए इसका प्रयोग होता है, ठीक है। आकाशवाणी का मतलब क्या था, पहले के समय में देववाणी था, लेकिन आजकल क्या है, भारतीय रेडियो के लिए इसका प्रयोग होता है। तो अर्थ क्या हो रहा है, बिल्कुल बदल जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से
कुछ शब्दों का हम लोग अर्थोत्कर्ष देखते हैं, अर्थात उनके अर्थ में क्या हो जाती है, उन्नति देखने को मिलती है। ठीक है। जैसे साहस जो शब्द है, साहस शब्द, मुग्ध शब्द, तो साहसी पहले उसको कहते थे जो चोर हो, डकैत हो, है ना। आज के समय में क्या हो गया है, साहस मतलब एक हिम्मत से भरा हुआ काम करने वाला, उसको साहसी कहते हैं। ठीक है, तो इसके अर्थ का उत्कर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, मुग्ध शब्द का मतलब क्या था, पहले मूर्ख था। ठीक है, लेकिन आज के समय में किसी के भी ऊपर, किसी के सौंदर्य के ऊपर मोहित होना, किसी के विलक्षण कार्य को देख करके उसके ऊपर मोहित होने को भी मुग्ध शब्द से संबोधित करते हैं। तो ये किसके उदाहरण है, यहाँ पर है कि अर्थों का उत्कर्ष हो रहा है। ठीक है, अर्थ उत्कृष्ट रूप में प्रयुक्त होने लगे। अब दूसरे कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं जहां पर अर्थापकर्ष हो जाता है। ठीक है, जैसे वो जो हमने देखा था, वेद में असुर का मतलब होता है देवता, और आज के समय में उसका अपकर्ष हो गया, वह राक्षस के लिए प्रयुक्त होने लगा। ठीक है, तो आप सभी को इसको याद रखना है। और आज का जो हमारा ये टॉपिक है ना, इसमें क्या है, भाषा और बोली वाला जो टॉपिक है ये भी केवल बचा हुआ था भाषा विज्ञान के अंतर्गत। तो आइए हम लोग इसको भी देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे के पाठ पर चलेंगे। तो भाषा और बोली देखिए बहुत आसान चीज है और ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में इसको आप लोगों को करा रहा हूँ। भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा को हम लिखित रूप से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ भाषा ऐसी होती है ना जिसको हम लिखित रूप से नहीं बोल पाते हैं, हम उन्हीं को बोली कहते हैं। ठीक है, जैसे भोजपुरी इत्यादि, है ना। तो भाषा देखिए दो प्रकार की होती है, मौखिक और लिखित, है ना। तो भाषा को हम लोग मौखिक रूप से बोल भी सकते हैं और उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन जो बोली होती है इसको हम लोग केवल मौखिक रूप से बोलते हैं, है ना, इसको हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, समझ गए आप सभी। भाषा के दो भेद होते हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन लिपि केवल मौखिक होती है, इसको हम लोग लिख नहीं सकते हैं। ठीक है जी, इसको याद रखेंगे। और इसी प्रकार से क्या है, भाषा की भी अपनी एक लिपि होती है। ठीक है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन लिपि है, पंजाबी की गुरुमुखी है। तो यदि बोली की बात करें तो वो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, इसमें कोई लिपि नहीं होती है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट्स भी आप सभी याद रखना कि भाषा की अपनी लिपि होती है लेकिन बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है। भाषा क्या होती है, विस्तृत होती है, लेकिन बोली क्या होती है, केवल स्थानीय होती है, सीमित स्थानों पर बोली जाती है। जबकि जैसे हिंदी भाषा है तो ये भारत में अलग अलग स्थानों पर आपको इसका प्रयोग देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन जो बोली है, भोजपुरी बोली है, तो ये कहाँ बोली जाएगी, वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों में ही बस बोली जाएगी। ठीक है, भाषा का प्रयोग शिक्षा, सामाजिक व्यवहार, साहित्य आदि में होता है, लेकिन बोली को हम लोग कभी बोलने में उपयोग कर सकते हैं, अर्थात बस बात करने के लिए इनका प्रयोग होता है। ठीक है, घर पर जब बात करना होता है तब इस बोली में प्रयोग करते हैं हम सभी, है ना। बिहार के जो लोग हैं तो उनमें भी काफी सारी बोलियां मिलती हैं। तो जब हम लोग बाहर पढ़ते हैं तो हम लोग बाहर तो किसी से बात नहीं कर पाते, लेकिन घर पर जब बात करना होता है तो हम लोग बोली का प्रयोग करते हैं। भाषा में शुद्धता और अशुद्धता का ध्यान रखना होता है, जबकि बोली में इसका कोई नियम नहीं होता। ठीक है, भाषा का व्याकरण होता है लेकिन बोली का नहीं। ठीक है जी, तो ये कुछ कुछ टॉपिक्स हमने देखे। ये वाला टॉपिक जो है ये परीक्षा का हिस्सा है, सिलेबस का हमारा हिस्सा है, इसीलिए आप इसको मोटा मोटा पढ़ लेना। ठीक है, कठिन नहीं है इसमें कुछ भी। आगे हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इसमें कुछ कुछ और बातें भी हम लोग देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। और इसमें हमें और पढ़ना है, एक मिनट, ये ध्वनि परिवर्तन के जो कारण है ना, ये भी हमारे कोर्स में लगे हुए हैं। ध्वनि परिवर्तन के कारण और ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ठीक है,
तो ये कारण के रूप में दो कारण प्राप्त होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य, है ना, आभ्यंतर और बाह्य। और इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है कि जैसे हम लोग प्रयत्न, लाघव या मुख सुख के लिए क्या करते हैं, लघुकरण करते हैं, है ना, शब्दों को शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग करते हैं। लघुकरण की प्रवृत्ति अर्थात हमारी आदत है कि हम मनुष्य जो होते हैं ना, हर एक चीज को संक्षिप्त करके इसका प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका भी हम लोगों ने संक्षिप्त किया हुआ है ना। तो ये काफी सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं और इसका पूरा पीडीएफ मैंने आप सभी को बना करके भेजा हुआ है। तो ये कारणों को आप सभी देख लेना। और जो बाह्य कारण है, इसमें भी काफी सारे कारण इसमें गिने गए हैं, तो इसको भी आपको स्वयं से पढ़ना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक आगे भी कुछ टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं। तो इस पीडीएफ में क्या क्या दिया गया है, एक मिनट। तो इस पीडीएफ में भी जो है ना, अर्थ परिवर्तन का ही विशेष रूप से दिया गया है, जो हमने पिछले वाले पीडीएफ में देखा था। तो जो उसका विस्तार है वो आपको इस वाले पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। अर्थापकर्ष इत्यादि काफी सारे एग्जाम्पल इसमें लिखे गए हैं, तो आप उसको इसमें से देख लेना, ठीक है। अब आगे ध्वनि परिवर्तन की एक कारण वाला पीडीएफ आ गया है ना, जिसको हमने अभी अभी देखा है कि ध्वनि परिवर्तन के दो प्रकार के कारण होते हैं और इसमें आभ्यंतर कारण और बाह्य कारण, ठीक है। तो ये काफी सारे इसमें शब्द आए हुए हैं, है ना, काफी सारे टॉपिक हैं और टॉपिक के अंदर क्या है, एग्जाम्पल है। तो आप सभी को इसको देख लेना है, ठीक है। स्वयं से आप सभी इसको पढ़ेंगे। इन सभी के ऊपर हमने बहुत विस्तार से डिस्कशन किया हुआ है। अब हम लोग आते हैं अपने क्या बोलते हैं, ध्वनि परिवर्तन के ऊपर कौन कौन सी इसमें बातें आती हैं। अब इसमें भी क्या है, अर्थ परिवर्तन के भी कारणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अर्थ परिवर्तन के भी काफी सारे कारण हैं। तो इसको भी हम सभी ने देखा था कि इसमें कुल मिलाकर के कितने कारण प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के लगभग 24 कारण इसमें प्राप्त होते हैं, ठीक है जी। इसको भी हमने कल ही परसों की क्लासेस में देखा है। तो आप सभी इसको पढ़ लेना कि किन किन कारणों से अर्थों में परिवर्तन देखने को मिलता है ना। ये स्वयं से पढ़ेंगे तभी होगा, मैं पढ़ाऊंगा तो कभी नहीं हो सकता है ऐसे। हम लोग रिवीजन क्लास में इन सभी को पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब वाक्य के अंदर भी हमने देखा है, अभी कल ही की क्लास में हमने देखा है कि वाक्य की परिभाषा और वाक्य के जो प्रकार हैं, ये भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा है, ठीक है जी। तो आप सभी को इसको भी याद रखना है कि वाक्य की परिभाषा क्या है। तो महर्षि पतंजलि ने 5 लक्षण दिए हैं, ठीक है। जिसमें एक क्रियापद होता है उसको वाक्य बोलते हैं, जिसमें अव्यय कारक और विशेषण से युक्त क्रियापद होता है उसको वाक्य बोलते हैं, और क्रिया विशेषण से युक्त क्रियापद को वाक्य बोलते हैं। चौथा जो है विशेषण से युक्त क्रियापद को वाक्य बोलते हैं, और पांचवा क्या है, क्रियापद रहित संज्ञा पद भी वाक्य होता है, ठीक है जी। तो काफी सारी बातें इसमें हम सभी ने पढ़ी थी। भर्तृहरि जी ने भी काफी सारे मत दिए हैं, ठीक है। क्रियापद को वाक्य कहते हैं, क्रिया युक्त कारक आदि के समूह को वाक्य कहते हैं इत्यादि। आप सभी इसको पढ़ना। और पतंजलि और थ्रोक्स ने भी कुछ विचार दिए हैं, और दोनों आचार्यों का जो निष्कर्ष है वो क्या है कि पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले जो शब्द समूह हैं उन्हीं को हम लोग वाक्य कहते हैं, ठीक है जी। आगे हम लोग चलते हैं। तो इसमें भाषा की जो लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई होती है उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं, ठीक है। भाषा की जो लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई होती है उसी को हम लोग वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के अंतर्गत हमने देखा था कि साहित्य दर्पण में विश्वनाथ जी ने कहा है, वाक्यम स्याद योग्यताकांक्षा सत्तियुक्त पदोच्चयः। अर्थात वाक्य किसको कहते हैं, जो योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति से युक्त पदों का समूह होता है। तो आकांक्षा का मतलब क्या होता है, एक शब्द को दूसरे शब्द की अपेक्षा होती है। राम, तो राम मतलब क्या, तो राम पढ़ता है। फिर एक प्रश्न आता है, आकांक्षा आती है कि क्या पढ़ता है, तो फिर आगे इसका समाधान होता है कि राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं आकांक्षा। योग्यता का मतलब क्या होता है कि पदों में, शब्दों में योग्यता भी होनी चाहिए, और योग्यता दो प्रकार से हो जाती है, अर्थमूलक और व्याकरण मूलक।
अर्थमूलक का मतलब ये होता है कि उसमें व्याकरण के नियम तो घटते हैं लेकिन अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाती है। जैसे स वह्निना सिंचति, वह अग्नि के द्वारा सींचता है, आग से सींचता है। तो सींचने का काम किसका है? जल का होता है, पानी का होता है। तो कोई आग से कभी भी सींच नहीं सकता है, इसीलिए क्या है, वह्निना सिंचति, ये वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वाक्य में अर्थ की प्रतीति कराने की योग्यता नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आगे है दूसरा व्याकरण मूलक बाधा। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अर्थ तो निकल करके आता है, ठीक है, लेकिन इसमें व्याकरण ठीक से नहीं प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे सुशीला जाता है ना, सुशीला जाती है होना चाहिए। राम आती है तो राम आते हैं ऐसा होना चाहिए। मैं सुंदरी पुस्तक देखता है तो मैं सुंदर पुस्तक देखता हूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, व्याकरण की गलतियां होती हैं। ठीक है जी। अब तीसरा क्या था, वाक्य के लक्षण में आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या होता है, समीपता। अर्थात किसी वाक्य को हमें बोलना है तो हमें उसके शब्दों में सामीप्य भी रखना होता है। मैं, आपने सुबह के समय बोल दिया और खाना दोपहर को बोल रहे हैं, खाता हूं रात्रि के समय बोल रहे हैं, तो ऐसे भी वाक्य का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। तो आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति, इन तीनों से जो युक्त होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। अब वाक्य के हमने प्रकार भी देखे थे कि वाक्य के कुल मिलाकर के कितने प्रकार होते हैं। तो वाक्य के कुल मिलाकर के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, सिलेबस में लगा हुआ है, इसीलिए इस टॉपिक को आप सभी को विशेष रूप से ध्यान रखना है। थोड़ा सा आप लोग वाक्य की परिभाषा को देख लेंगे और सीधा वाक्य के प्रकार पर आ जाएंगे। इसके बीच में जो भी इतनी सारी बातें लिखी गई हैं इनको पढ़ना आवश्यक नहीं है। ठीक है, ज्ञान के लिए पढ़ सकते हैं, बाकी आप लोग वाक्य की जो जो विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उसको देख लेंगे और सीधा यहाँ पर आ जाएंगे वाक्य के प्रकार के ऊपर। तो 5 प्रकार के इनके प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है आकृति मूलक, और आकृतिक मूलक के अंतर्गत ही क्या हो जाते हैं, ये 4 आ जाते हैं, अयोगात्मक, श्लिष्ट योगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और प्रश्लिष्ट योगात्मक। ठीक है, तो आप सभी को पता है अयोगात्मक के अंतर्गत चीनी भाषाओं के उदाहरण मिलेंगे, श्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत संस्कृत हिंदी भाषा के उदाहरण मिलेंगे। ठीक है, और अश्लिष्ट योगात्मक के अंतर्गत आपको किसके उदाहरण मिलेंगे, काफिर भाषा के उदाहरण मिलेंगे, है ना, काफिर, जुलू भाषा इत्यादि, संथाली भाषा इत्यादि। और प्रश्लिष्ट के अंतर्गत आपको चेरोकी और बास्क भाषा के एग्जाम्पल मिलेंगे। ठीक है, तो आप सभी इसको आगे के पैराग्राफ में देख लेना, इसको, है ना, इसको हमने कल ही पढ़ा है। दूसरा इसका विभाजन है रचना मूलक। रचना मूलक में 3 प्रकार के वाक्य आते हैं, सामान्य वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सामान्य वाक्य का मतलब एक उद्देश्य होगा और एक विधेय, मतलब एक संज्ञा और एक क्रिया, वह पुस्तक पढ़ता है। मिश्र वाक्य का मतलब क्या होता है कि एक इसमें मुख्य उपवाक्य होता है और उसी के आश्रित काफी सारे उपवाक्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः सपंडितः सः श्रुतवान गुणज्ञः स एव वक्ता सच दर्शनीयः सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। तो इसमें मुख्य वाक्य कौन सा है, यस्यास्ति वित्तम, जिसके पास धन है। अब उसी के आश्रित काफी सारे वाक्य आ जाएंगे, वही नर कुलीन है, वही नर श्रेष्ठ है, वही नर वक्ता है, वही नर दर्शनीय है। ठीक है, तो इसको कहेंगे मिश्र वाक्य। इसी के हिसाब से आगे भी इसमें दे रहे हैं, यस्यार्थाः तस्य मित्राणि, है ना, जिसके पास अर्थ है उसी के मित्र हैं, उसी के बधु बांधव हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, इसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि जब मैं गुरु की कुटी पर पहुंचा तो वे स्नान करने नदी पर गए थे, है ना, यदा अहम गुरु गृहम प्रापम तदा स स्नानार्थम नदीम गता आसीत। ठीक है जी, तो इसमें एक से ज्यादा हमें उपवाक्य देखने को मिलते हैं, वाक्य हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जब मैं गुरु की कुटी पर पहुंचा एक वाक्य हो गया, गुरुजी स्नान करने गए थे ये 2 वाक्य हो गया, नदी पर गए थे ये 3 वाक्य हो गए इसमें। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, तीसरा जो वाक्य का भेद है वो क्या है, अर्थमूलक भेद। तो इसके अंतर्गत 8 प्रकार के ये भेद हम लोगों ने देखे थे। विधि वाक्य अर्थात कृष्ण काम करता है, निषेध वाक्य अर्थात कृष्ण काम नहीं करता है ना,
अर्थ के आधार पर इसमें भेद हो जा रहा है, करता है नहीं करता है। प्रश्न वाक्य हो जाएगा क्या कृष्ण काम करता है, अनुज्ञा वाक्य हो जाएगा तुम करो, आज्ञा देंगे। संदेह का अर्थ संशय करना कि कृष्ण काम करता होगा। इच्छार्थक वाक्य में हो जाएगा ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। संकेतार्थक वाक्य में यदि कृष्ण पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, संकेत देते हैं। विस्मयार्थक में क्या होगा, विस्मय बोधक, अरे तुम उत्तीर्ण हो गए, है ना। तो इसी प्रकार से तीसरा भी हमारा भेद कंप्लीट हुआ, अर्थमूलक भेद वाला। चौथा भेद है क्रियामूलक भेद। तो क्रिया के रूप में भी दो भेद होते हैं, क्रिया युक्त वाक्य होते हैं और क्रियाहीन वाक्य होते हैं, ठीक है। तो क्रिया युक्त वाक्य में क्या होता है, तीनों वाच्य हमारे आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले है रामः पुस्तकम पठति, कर्तृवाच्य में। कर्मवाच्य में क्या होता है, रामेण पुस्तकम पठ्यते, है ना, मया पुस्तकम पठ्यते। और भाववाच्य में जो है कर्म होता ही नहीं है तो मया हस्यते, इस प्रकार से। ये सभी किस में आ जाएंगे, क्रिया युक्त वाक्य में। अब क्रियाहीन वाक्य के अंतर्गत भी हमें कुछ कुछ बातें देखने को मिलती हैं। तो इसमें क्या होता है, कई भाषाओं में क्रियाएं होती ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें काफी सारे इसके भेद मिलते हैं। जैसे प्रचलन मूलक में, तो इसके अंदर संस्कृत में आता है जैसे इदम मम गृहम, तो इसमें भी क्या है, क्रिया नहीं है। रूसी में एता मोय दोम, इसमें भी क्रिया नहीं है। बंगला में एई अमार बाड़ी, तो इसमें भी अस्ति शब्द को हटा रहे हैं, है शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्रिया का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये भाषाओं के प्रचलन में देखने को हमें मिलता है। दूसरा है जब प्रश्न वाक्यों का प्रयोग होता है तब भी क्रिया नहीं होती है। जैसे कस्मात् त्वम, कहां से, तो इसका पूरा अभिप्राय है क्या है, आप कहां से हो, लेकिन कस्मात् त्वम से भी काम चल गया। तो उत्तर पक्षी बोलता है कि प्रयागात, मैं प्रयाग से हूं, ठीक है जी। मुहावरों में भी इसका प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, है ना, जैसी राजा वैसी प्रजा होती है, इसको हटा दिया। गुणाः पूजा स्थानम, विज्ञापनों में भी हमें इसी प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, इसमें भी क्रिया का अभाव होता है। समाचार पत्र आदि के शीर्षकों में बूढ़े से जवान, नक्कालों से सावधान, हिंदुओं सावधान, इस्लाम खतरे में, युवती पर हमला इत्यादि। आतंक भय आदि के समय में भी क्या होता है, हमें क्रिया का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है। जैसे आग, चोर चोर, हाय दुर्भाग्य, बाढ़ बाढ़, भूकंप, है ना। तो इस प्रकार से हमें ये क्रिया से हीन वाक्यों की भी 5 परिस्थितियां दिखाई देती हैं, ठीक है जी। अब पांचवा जो इसका भेद है वाक्यों का, वो है शैली मूलक भेद। तो शैली मूलक भेद में क्या है, 3 प्रकार के भेद किए जाते हैं, शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्तक वाक्य। शिथिल वाक्य में क्या हो जाएगा, इसमें अलंकृत या मुहावरेदार वाक्यों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसमें मनमाने ढंग से अपनी बात लेखक कहता है। एक थी रानी कुंती, उसके 5 पुत्र, एक का नाम युधिष्ठिर और एक का नाम भीम है, बाकी का पता नहीं, भूल गया मैं, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, शिथिल वाक्य कहते हैं। और समीकृत वाक्य में क्या होता है कि इसमें संतुलन और संगति का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे यस्यार्थाः तस्य मित्राणि, जिसके पास पैसा उसी के मित्र, यतो धर्मस् ततो जयः, जहां धर्म वहीं क्या है, जय, यथा राजा तथा प्रजा, जहां जैसा राजा वैसी प्रजा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी। तो इसमें भी आप सभी को ध्यान रखना है। तीसरे इसके भेद हो जाते हैं आवर्तक वाक्य, इसके 3 भेद हो गए, है ना, शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्तक वाक्य। तो आवर्तक वाक्य क्या होते हैं, इसमें कथनीय वस्तु अंत में दी जाती है, ठीक है। यदि हमें सुख चाहिए, शांति चाहिए, कीर्ति चाहिए, अमरता चाहिए तो विद्या अध्ययन में मन लगाओ, ठीक है जी। इसको आप सभी को ध्यान से देख लेना है। और ये जो स्पर्श आदि हैं इनको हम लोगों ने कल ही देख लिया था। अब आगे जो ये ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं वाला एक टॉपिक था ये बचा हुआ है ना। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं 10 मिनट में शॉर्टकट में, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में सबसे पहला बताया गया समीकरण, अर्थात जो 2 विषम ध्वनियां होती हैं ना,
तो एक ध्वनि दूसरे को अपने समान बना लेती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसके भी एक इसका भेद है, पूर्वगामी समीकरण। तो इसमें क्या है कि बाद वाली जो ध्वनि है, इसमें पूर्व वाली जो ध्वनि होगी वो आगे वाले को अपने समान बना लेती है। जैसे विष जमा नु, तो ये जो श है इसका उच्चारण स्थान क्या था, इसका था मूर्धा, तो इसने न को भी मूर्धा वाला बना लिया। ठीक है, णु ऐसा बना लिया। पुष जमा तह, तो पुष का क्या था, मूर्धा था, तो इसको त को भी इसने ट बना करके मूर्धा वाला बना लिया, है ना। तो पहला इसमें है पुरोगामी समीकरण। पश्चगामी समीकरण है, अर्थात इसमें बाद वाली ध्वनि पहले वाली ध्वनि को अपने समान बना लेती है। जैसे शर्करा को शक्कर कहते हैं, इसमें र को क हो गया। ठीक है जी, ये सभी आप देख लेंगे। विषमीकरण भी देखने को मिलता है, तो ये समीकरण का ही उल्टा हो जाता है। इसमें दो सम ध्वनियों में से एक ध्वनि विषम रूप धारण कर लेती है। ठीक है, जैसे काक को काक में क और क था, इसको एक को काग ऐसा हो गया। ठीक है, क और क था, इसको एक को क्या हो गया, ग हो गया। ठीक है, तो ये विषमीकरण का उदाहरण है। और सभी एग्जाम्पल आप सभी देख लेंगे। अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं, इसीलिए सबको थोड़ा थोड़ा बस देखेंगे। अब आगम, आगम में भी क्या होता है, तीन प्रकार से आगम हो जाते हैं। कुछ आगम आदि में हो जाते हैं, ठीक है, इनको प्राग उपजन कहते हैं। मध्य में स्वरों का आगम होता है, इसको स्वर भक्ति कहते हैं। अंत में स्वरों का आगम भी होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से क्या है, आदि व्यंजनागम इत्यादि भी हमें देखने को मिलते हैं। जैसे आदि स्वरागम का उदाहरण क्या है, स्कूल को हम लोग स्कूल कहते हैं, तो ये आदि स्वरागम है। ठीक है जी, आगे है आदि व्यंजनागम। जैसे अस्थि है तो इसको हड्डी ऐसा कहते हैं। ओष्ठ है तो इसमें ह व्यंजन का आगम हो गया है, तो इसको आदि व्यंजनागम कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं मध्य स्वरागम। ठीक है, तो मध्य स्वरागम का मतलब क्या है, बीच में स्वर का आ जाना। तो जैसे स्टेशन, तो इसको सटेशन कर दिया, है ना, व्यंजन के बाद में स्वर आ गया। धर्म को धर्म ऐसा कर दिया, भक्त को भगत ऐसा कर दिया। ये क्या है, मध्य स्वरागम का उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे मध्य व्यंजनागम का उदाहरण। तो सुनर शब्द था, इसको सुंदर कर दिया। सुनरी था, इसको सुंदरी कर दिया। वानर था, इसी को बंदर ऐसा कर दिया। तो मध्य में क्या हो रहा है, व्यंजन आ रहे हैं। अब मध्य अक्षरागम भी देखने को मिलता है। जैसे ताम्र शब्द था, तो इसको तांबड़ा ऐसा कर दिया। खल को खरल कर दिया। आलस को आलकस ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये सभी इसी के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। अंत्य स्वरागम का उदाहरण भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे महत शब्द था, महत, तो इसमें त में क्या हो गया, अ आकर के मिल गया, अंत्य स्वरागम। हनुमत था, तो हनुमत में भी ये त आकर के पूरा मिल गया, हनुमंत बन गया। तो ये अंत्य स्वरागम का उदाहरण है। कभी कभी हमें लोप भी देखने को मिलता है। लोप भी तीन प्रकार के हो जाएंगे, स्वर लोप, व्यंजन लोप और अक्षर लोप। ठीक है जी, स्वर लोप जैसे अभ्यंतर, तो इसमें अ का लोप कर दिया गया। ठीक है, और ये य को ई करके भीतर ऐसा बन गया। अनाज में क्या है, आदि वाला जो अ था इसका लोप कर दिया गया, तो ये क्या हो गया, केवल नाज बचा। ठीक है जी, मध्य में स्वर का लोप भी देखने को मिलता है। जैसे राजन प्लस आ, तो ये जो ज था इसको हलंत कर दिया इन्होंने। ठीक है, बाद में न का आगम करके ये राज्यां ऐसा बन गया। जगमतुहु, तो इसमें क्या था, ग को हलंत कर दिया गया। डू नोट में भी ओ को हटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से मध्य में स्वर का लोप हो रहा है। अब अंत्य में स्वर का भी लोप होगा। जैसे घर, घर, घर को क्या कर दिया, घर कर दिया। राम, राम कर दिया। शिला को सिल कर दिया। ठीक है जी, तो ये अंत्य में स्वर का लोप दिखाई देता है। अब आदि में व्यंजन का लोप भी देखने को मिलता है। जैसे स्थाली शब्द था, तो उसको थाली कर दिया, आदि वाले स को हटा दिया। स्थान को थान कर दिया, यहाँ भी आदि वाले व्यंजन को हटा दिया। अब मध्य में भी व्यंजनों का लोप दिखाई पड़ता है। जैसे कति, कति में क्या है, मध्य में जो ई था इसको हटा दिया, कई कर दिया। रात्रि में ई हटा करके केवल रात कर दिया, तो ये मध्य में व्यंजनों का लोप है। आगे हम लोग देखते हैं,
तो आगे में क्या है, अंत्य में व्यंजन का लोप। जैसे उष्ट ऐसा था तो उष्ट था तो इसको ऊंट कर दिया, ठीक है, तो इसमें क्या है, र का लोप कर दिया। निम्ब था तो इसमें ब को लोप करके क्या बना दिया, केवल नीम ऐसा कर दिया, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, अलग अलग हम लोग देख रहे हैं कि लोप कैसे कैसे हो रहा है, आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप और अंत्य स्वर लोप। आदि व्यंजन, मध्य व्यंजन, अंत्य व्यंजन। अब हम लोग देखेंगे कि आदि अक्षर, तो उपाध्याय को पूरे को गायब करके केवल झा बचा, ठीक है। उपाध्याय को ओझा हुआ, फिर ओझा से फिर झा बच गया, ठीक है। आदित्यवार को क्या हो गया, इतवार बस बचा। तो ये क्या है, आदि अक्षर लोप है। और आगे हम लोग इसी में देखते हैं, 5 मिनट और अब आप सभी रुकेंगे, ये सारा हम लोग समाप्त कर लेंगे, ठीक है। आधे से अधिक हो चुका है, बस 10 पेज और हैं इसके, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल लिखे गए हैं। मध्य अक्षर लोप भी होता है, जैसे भंडागार था तो इसमें गा का लोप करके केवल भंडार बचा, तो इसको क्या कहते हैं, मध्य अक्षर लोप कहते हैं। अंत्य अक्षर लोप भी देखने को मिलता है, जैसे मा ता था तो इसमें ता को हटा दिया, केवल मा बचा। व्यंग्य था तो इसमें ग य को हटा दिया, केवल ग बचा। तो ये अंत्य अक्षर लोप का उदाहरण है। आगे हम लोग देखते हैं समाक्षर लोप, ये भी एक कारण देखने को मिलता है कि इसको अक्षर लोप और सम ध्वनि लोप भी कहते हैं, जहां पर एक जैसी जो दो ध्वनियां आती हैं वहां पर एक का लोप हो जाता है, ठीक है जी। 1 मिनट, क्या हो गया इसको, तो समाक्षर लोप में भी हम लोगों ने इसको देखेंगे हम लोग। जैसे शेव वृद्ध था तो दो व था तो एक का हमने लोप कर दिया। जही ही था तो एक हमने ही का लोप कर दिया। शस्प पिजर था तो इसमें एक का हमने लोप कर दिया, प का, तो ये क्या हो गया, समाक्षर लोप हो गया। और भी एग्जाम्पल हैं, सभी एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान पूर्वक देख लेना है, ठीक है। बस ये शब्द याद होना चाहिए, वर्ण विपर्य ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में आता है और इसका क्या उदाहरण है इसको देख लेना है। वर्ण विपर्य मतलब स्थान परिवर्तन भी इनका होता है, ठीक है जी। स्थान परिवर्तन कैसे होता है, जैसे कृत से कर्त बना तो उसको तर्क कर दिया, हिंस से हिंस बना तो उसको सिंह कर दिया, सृज से सर्ज बना तो उसको रज्जु कर देना, क्या है, वर्ण विपर्य का उदाहरण है। 7वें नंबर पर महाप्राणीकरण भी हो जाता है। महाप्राण मतलब दूसरा या चौथा हो जाना। जैसे, हेलो, आ रही आवाज, आप सभी जाग रहे हैं ना? जी दादा जी आ रहे हैं। ज्यादा तो नहीं हो गया आज? जी ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, अब तो समाप्त हो गया ना, अब ज्यादा होकर के क्या फायदा। आप लोग थोड़ा थोड़ा रोज रोज पढ़ोगे ना तो आप लोगों को ऐसे भार नहीं पड़ेगा, है ना। थोड़ा थोड़ा आप लोग करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप लोग भी मेरे साथ में रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए, अब तो ये टॉपिक खत्म हो गया, अब आप सभी को अच्छे से पढ़ना है अपना। तो महाप्राणीकरण भी हो जाता है, दूसरा या चौथा हो जाना। जैसे गृह शब्द था तो इसमें ग को घ हो गया, वाष्प था तो इसको भ हो गया, परशु था तो इसको फरसा फ हो गया। तो ये क्या है, महाप्राणीकरण है 7वें नंबर पर। 1 मिनट, क्या हो जा रहा है इसको, आगे हम लोग चलते हैं, अल्प प्राणीकरण। अल्प प्राणीकरण में क्या हो जाता है, पहला और तीसरा हो जाएगा। तो घ ध धा र ऐसा था तो उसको द हो गया, स्वादिष्ट था तो ठ को ट हो गया, सुध धी था तो उसको द हो गया, ठीक है। ये क्या होता है, अल्प प्राणीकरण है। आगे हम लोग चलते हैं, 9वें नंबर पे घोषीकरण भी आ जा रहा है, ठीक है। तो घोषीकरण भी हो जाता है वर्णों को, जैसे यहाँ पर क था तो इसको ग कर दिया गया, ठीक है। क था तो इसको ग कर दिया गया, यहाँ पर भी क था तो इसको ग कर दिया गया। तो ये सभी क्या है, ये सभी घोषीकरण के उदाहरण है, ठीक है। अघोषीकरण भी देखने को मिलता है। अघोषीकरण में क्या होता है, इसमें घोष ध्वनियों को अघोष कर देते हैं, ठीक है। खरह विवाराह श्वासाह अघोषाश्च, तो खर वाले जो सभी होते हैं ना वो क्या होते हैं, अघोष होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या हो जाते हैं, जैसे द है तो इसी को त कर दिया गया, उद कट है तो उसी को उत्कट कर दिया, ये क्या हो गया, अघोषीकरण के उदाहरण है। आगे हम लोग चलते हैं, अनुनासिकीकरण भी हमें देखने को मिलता है। तो कहीं पर सकारण होता है और कहीं पर अकारण होता है, ठीक है।
सकारण में क्या हुआ, पहले चंद्र शब्द था तो इसी को चांद कर दिया, अंधकार था तो इसी को अंधेरा ऐसा कर दिया, कंपन था तो इसी में कांपना ऐसा कर दिया। तो इसको कहते हैं सकारण, अर्थात शब्दों में नासिक के वर्ण था इसीलिए इसको अनुनासिक किया गया। आगे देखते हैं तो इसमें क्या है, अकारण है। अकारण में क्या हो गया, जिन वर्णों में, जिन शब्दों में अनुनासिक नहीं था वहां भी अनुनासिक कर दिया। तो अक्षी में आंख, अश्रु में आंसू ऐसा ला दिए। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आगे ऊष्मीकरण भी देखने को मिलता है ना। और ऊष्मीकरण का जो एग्जाम्पल है ये केंटुम और शतम, ये शब्दों में हमें देखने को मिलता है। ओक्टो और अष्ट ये इसके उदाहरण है। ठीक है, ऊष्मीकरण हो जाता है। ऊष्मीकरण मतलब श स स ह इत्यादि का आदेश हो जाना। संधि कार्य भी देखने को मिलता है, जैसे न य न तो इसको न इन, य को ई करके नैन ऐसा बना दिया। शत मतलब इसको 100 कर दिया। ठीक है, सपत्नी को सौत बना दिया। तो इसमें संधि कार्य देखने को मिलता है। मात्रा भेद भी देखने को मिलती है इसमें, जैसे ये लास्ट है सबसे। तो मात्रा भेद में किसका किसका उदाहरण है, वानर था तो इसको बंदर कर दिया, आभीर था तो उसको अहिर कर दिया, आराम था तो उसको आराम ऐसा कर दिया, आलाप को अलाप ऐसा कर दिया। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक्स हैं भाषा विज्ञान के, आप सभी को अच्छे से इसको देख लेना है। कठिन नहीं है, ठीक है, कठिन नहीं है, कुछ चीजें अलग होंगी लेकिन इसके ज्यादातर उदाहरण लौकिक भाषा के ही हैं। तो आप सभी को बिना घबराए इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ये टॉपिक लगभग पिछले 4-5 दिन से लगातार चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत इससे पहले भी तैयार किया होगा और आप सभी अच्छे से तैयार करना। इस बार परीक्षा में 30 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 10 प्रश्न भाषा विज्ञान से, 10 प्रश्न पाणिनीय शिक्षा से और 10 प्रश्न व्याकरण के आचार्य से। और अभी